जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान का विकास का क्या इतिहास रहा है। और हम इस वीडियो के माध्यम से सारे जीएस के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे और भारतीय संविधान में सबसे पहला टॉपिक है कि भारतीय संविधान के विकास का क्या इतिहास रहा है। तो भारतीय संविधान के विकास के बारे में जानने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि भारतीय संविधान आखिर है क्या। तो संविधान जो है, संविधान किसी भी देश का जो है कि सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है जो शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और सरकार के ढांचे को परिभाषित करता है। और ये संविधान जो है देश का मूलभूत कानून होता है। और भारतीय संविधान के विकास के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये भारतीय संविधान का विकास जो है कि ब्रिटिश काल से ही जुड़ा हुआ है। और ब्रिटिश काल में जो है कि विभिन्न एक्ट, विभिन्न नियम कानून पारित हुए थे। और वही जो है कि हमारे संविधान के निर्माण की सीढ़ियाँ बनी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो गया। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया। और इस विभिन्न एक्ट जो ब्रिटिश काल में लागू किए गए थे, उसी के आधार पर जो है कि भारतीय संविधान को जो है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में जो है कि भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत हुई। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान बनी। और इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है कि इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि भारतीय संविधान का क्या विकास का संक्षिप्त इतिहास रहा है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं कि कैसे, किस तरीके से, कौन कौन से एक्ट आए और इस संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। सबसे पहले है कि जब 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को जब अंग्रेज़ों ने जीत लिया तो भारत को जो है कि उपनिवेश पूर्ण रूप से बना लिया। और इस उपनिवेश को बनाए रखने के लिए जो है कि कई नियम और कई एक्ट लाए। और यही हमारे संविधान के निर्माण की सीढ़ियाँ बनी। सबसे पहले जो है कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया। और इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो कार्य है उसको नियमित और नियंत्रित करने का काम किया गया। फिर जो है कंपनी के शासन पर जो है संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। और जिससे जो है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ने का अर्थ ये हुआ कि अब जो है कि कंपनी कैसे कार्य करेगी, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या नियम होंगे, ये सारे चीज़ जो है कि उसको रेगुलेट किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और जो है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर, पहले जो है कि बंगाल का गवर्नर कहलाता था, अब जो है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और इसके तहत ही 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। और इसके जो है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। और
फिर अन्य 3 अध्यक्ष चैम्बर्स, लेवेंथियर और हाइड थे। उसके बाद जो है कि कंपनी के कर्मचारियों को क्या किया गया कि निजी व्यापार करने से मना किया गया और उपहार और रिश्वत लेने से मना किया गया। इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो व्यापक भ्रष्टाचार कर रहा था और अपने निजी व्यापार जो है कि कर रहे थे कंपनी के व्यापार के अलावा, तो इसलिए ये कानून लाया गया। फिर तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, सबसे पहले मुख्य हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में जो है कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया और प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लेवेंथियर और हाइड थे। और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और उपहार और रिश्वत लेने से मना किया गया। फिर आया जो है इसके बाद जो है कि आया 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कि दोहरे प्रशासन की नींव पड़ी और जो है कि दोहरे प्रशासन के तहत क्या हुआ कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया जो व्यापारिक मामले को देखता था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की व्यवस्था किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की व्यवस्था किया गया जो कि राजनीतिक मामलों को देखता था। फिर जो है कि 1813 ईस्वी का चार्टर्ड इंडिया एक्ट लाया गया और चार्टर्ड इंडिया एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के साथ व्यापार को छोड़कर सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और जो है कि ब्रिटिश के अन्य लोगों को जो है कि भारत से व्यापार करने की छूट दिया गया। क्योंकि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि एकाधिकार प्राप्त करके आया था कि सिर्फ व्यापार ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही करेगा पूर्व के देशों के साथ। और तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया और बजाय एक छोड़ करके चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके। और 1813 ईस्वी के एक्ट के तहत ही ईसाई पादरियों को जो है कि भारत में आगमन की अनुमति दी जाती है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद फिर जो है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम लाया गया। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया, तो पहला प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। जो चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार का जो छूट था उसको भी समाप्त कर दिया गया, यानी पूर्णतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर जो है कि अब जो है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके तहत अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और फिर इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य यानी कानून बनाने वाली सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। फिर 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत ही अगला क्या हुआ कि 1843 में जो है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। दास प्रथा थी कि दास बना करके जो है कि लोगों को व्यापार किया जाता था, लोगों को बेचा खरीदा जाता था और कृषि कार्य, कारखाने या घरेलू कार्य में नौकर बना करके उससे काम लिया जाता था। तो 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। अब जो और आगे क्या हुआ कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत। इसमें जो है कि विधि आयोग का गठन किया गया भारतीय कानूनों का वर्गीकरण के लिए, और विधि आयोग को गठन किया गया। और इस विधि आयोग में 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले जो है कि इस विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने।
इसके बाद आता है 1853 ईस्वी का अधिनियम। 1853 ईस्वी के अधिनियम में क्या किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे उस पद में नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त किया गया। अर्थात पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रमुख पोस्ट होते थे, पद होते थे, पहले सिर्फ नाम उसका नामजद किया जाता था, मतलब कि ऐसे ही उसको भर्ती किया जाता था। लेकिन अब जो है उसके महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा जो है कि चयन किया जाने लगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख पदों पर। इसके बाद जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम आया और इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान था। इसमें था कि भारत के शासन को कंपनी से लेकर सीधे क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत पहला क्या किया गया कि अब भारत के जो शासन था वो कंपनी से लेकर जो है कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश के जो राजा थे उसको सौंप दिया गया। और दूसरा 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया कि मुगल जो सम्राट के जो पद थे उसको समाप्त कर दिया गया। और जो है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसको भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो है कि भारत शासन का संचालन, भारत में जो शासन का संचालन भारत के राज्य सचिव द्वारा किया जाने लगा। और ये राज्य सचिव होते थे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे और ब्रिटिश संसद का ही एक सांसद होता था। और भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय के नाम पड़ गया, यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय नाम पड़ा। प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्यों? क्योंकि 1858 का जब भारत शासन अधिनियम लाया गया तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसीलिए अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही हुए। और इसी एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम पड़ा, इसलिए उस समय लॉर्ड कैनिंग ही थे, इसलिए लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग हुए। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया और इसमें इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया। तो पहला किया गया कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही प्राप्त हुआ। फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया और यही कारण है कि 1862 में जो है कि लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1861 के परिषद अधिनियम के तहत पहला था बनारस के राजा, दूसरा था पटियाला के महाराजा और तीसरा था सर दिनकर राव को। इसके बाद आया 1873 का अधिनियम और इस 1873 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि अब किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और यही हुआ। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। फिर अगला आया शाही शासन अधिनियम 1876। शाही शासन अधिनियम 1876 के तहत क्या हुआ कि 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया का जो है कि भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम का प्रावधान पहला था 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और राजस्व, व्यय, बजट पर जो है कि बहस करने, प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। तो प्रश्न पूछता है कि 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। फिर 1909 के भारत परिषद अधिनियम आया जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके और मार्ले कौन था? मार्ले था इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव और मिंटो था भारत के तत्कालीन वायसराय।
और 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें प्रथम बार जो है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो है, मुस्लिम जो सदस्य का चुनाव होगा वो जो है कि मुस्लिम मतदाता के द्वारा ही होगा। तो ये प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत जो है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही हुआ था। और जो है कि लॉर्ड मिंटो, यही कारण है कि लॉर्ड मिंटो को जो है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है, और ये जो है कि फूट डालो और राज करो नीति का एक हथियार था। फूट डालो राज करो मतलब कि जो मुस्लिम समुदाय थे उसको और हिंदू समुदाय तो उसमें फूट डालने की कोशिश की गई थी पृथक निर्वाचन के व्यवस्था के जरिए। फिर प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, वृद्धि किया गया। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो कि प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कौन सा सदस्य बनाया गया, विधि सदस्य बनाया गया था। और नोट में क्या है कि 1909 का भारत शासन अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक जो है कि प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 के भारत शासन अधिनियम ही था। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास का ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करें। जय हिंद।